नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो का जो शीर्षक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह है संख्या, नंबर। यह वीडियो विशेष रूप से बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिन बिंदुओं के साथ उपस्थित हुआ हूं उनसे संबंधित प्रश्न सीटेट और टेट में लगभग बार बार पूछे गए हैं। कई बार इससे संबंधित प्रश्न टेट में पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को ऐसे विद्यार्थी जो सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं वे भी अवश्य ही देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो आप देखेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम प्रकृति में उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनको गिनने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी बगीचे में पेड़ों की संख्या इसको गिननी है, तो आप देखेंगे कि जब भी स्टार्ट होगा काउंटिंग वह 1 से प्रारंभ होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से उसमें जितनी भी संख्याएं होंगी उसको काउंट की जाएंगी। तो इसीलिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी परिभाषा देते समय उनकी परिभाषा क्या बनेगी तो वह है गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप देखेंगे कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं अगर हम उनकी काउंटिंग करें तो कभी भी शून्य से प्रारंभ नहीं होंगी। भाई जब भी होगा 1, क्योंकि प्रकृति में उपस्थित जो भी वस्तुएं हैं अगर हम उसकी उपलब्धता को देखें तो कम से कम हम ये कह रहे हैं कि किसी बगीचे में पेड़ हैं, किसी भी चीज़ के पेड़ हैं तो कम से कम 1 तो होगा ही। ठीक है, इसीलिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह 1 से प्रारंभ होती हैं। तो ये सभी क्या हैं? गिनती करने वाली संख्याएं हैं। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 ये अनंत तक, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखें जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको यदि हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? ये यहाँ से आप देखेंगे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अगली टॉपिक देखिए, ये हमारा परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। तो देखें यह जो बिंदु है हमारा, इससे संबंधित प्रश्न यूपी टेट और सी टेट में कई बार पूछे गए हैं। तो ध्यान से इसको देखें। परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब आप 1 जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह इस संख्या की परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए आप देखें, अगर हम कहें 1 की बात करें तो 1 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 2। यह जो 2 है वह 1 की परवर्ती संख्या है। ठीक वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, 34 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 35 क्या है? 34 का यह परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है। देखिए इससे संबंधित कभी कोई प्रश्न आपसे ऐसे पूछ देता है कि किसी संख्या के उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? तो पहले उत्तरवर्ती ज्ञात करिए जो संख्या है उसका, फिर एक बार उत्तरवर्ती। यानी कि जैसे हम आपसे कहें कि 34 के उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 34 में 1 जोड़ देंगे तो 34 का उत्तरवर्ती 35 आ गया। अब इस 35 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो वह जो संख्या होगी वह 34 के उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती होगा। ठीक है, 34 का उत्तरवर्ती 35, इस 34 का उत्तरवर्ती 35 और इस 35 का उत्तरवर्ती 1 जोड़ेंगे तो 36। ठीक है, तो वह जो 36 आएगा वह क्या होगा? 34 के उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती होगा। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है? ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। ऐसे प्रश्न टेट में या सी टेट में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडिसेसर। अब जैसे हम किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दिए तो परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हुआ। ठीक वैसे ही अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटा दें तो वह जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। तो आप ये देख सकते हैं उदाहरण के लिए जैसे हमारा
18 है संख्या, इसमें एक घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा हमें 17, या 17 क्या है 18 का पूर्ववर्ती है। ठीक वैसे ही 38 में से एक घटा देंगे तो 37 आएगा, यह क्या हो जाएगा 37 38 का पूर्ववर्ती संख्या है। आइए देखिए नोट के रूप में आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1, इसका कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता क्योंकि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है, तो उसके पूर्ववर्ती संख्या कोई हो ही नहीं सकती है क्योंकि 1 से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती क्योंकि किसी भी संख्या में जब आप 1 जोड़ देंगे तो उसका उत्तरवर्ती संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये दो जो चीज़ें हैं, जो यह 2 पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें क्योंकि यह डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है या सीटेट या टेट में इससे आधारित प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको इन दोनों ही संपत्तियों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर। अब देखिए जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को जोड़ लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो अब जो संख्याओं का समूह हमें प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का तुलना करें तो आप देखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में क्या हैं, सम्मिलित हैं। तो आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। 1 2 3 4 ये देखिए पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जो शून्य है यह पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहलाती हैं। आइए अब देखें, यह देखिए क्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में जैसे प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ठीक वैसे ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है देखिए कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के संदर्भ में देखें कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम सबसे बड़ी संख्या नहीं कह सकते क्योंकि अगर आप उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसका उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही पूर्ण संख्या के संदर्भ में भी आप कह सकते हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती क्योंकि जैसे ही उसमें आप 1 जोड़ेंगे उसका उत्तरवर्ती संख्या आपको मिल जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए ये संख्या रेखा है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। आइए अब हम लोग पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना, गुणा करना इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या रेखा पर कैसे योग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं, 3 और 4 का योग हमें करना है, 3 और 4 को जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम यह एक संख्या रेखा इस प्रकार से बना लेंगे। 0 से स्टार्ट होगा पूर्ण संख्या के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 को जोड़ना है, 3 में 4 का योग करना है। तो सबसे पहले हम ये 3 है, पहले हम 3 पर आ जाएंगे, 3 ठीक है, यूनिट 3 ये 3 पर आ जाएंगे और यहाँ से हमको 4 जोड़ना है। तो 4 कदम आगे, ठीक है, 4 कदम आगे चलेंगे, 3 से 4 कदम, 1 2 3 और ये 4 जहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब ये जहाँ जाएंगे यही होगा हमारा 3 और 4 का योग। तो देखिए कहाँ पर पहुँचा हमारा, यह जो हमारा तीर का निशान है वो कहाँ तक पहुँचा, 4 कदम आगे बढ़ने पर हम 7वें अंक पर पहुँचे। ऐसे इसको आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि आप जो है तीसरे सीढ़ी पर खड़े हैं, तीसरे सोपान पर कहें आप छत पर चढ़ना हो आपको, ठीक है, तीसरे सीढ़ी पर खड़े हो जाइए। अब 4 सीढ़ी ऊपर चलिए, तो कौन से सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, 7वें सीढ़ी पर। तो यही है इसका एग्जाम्पल है, इस प्रकार से आप योग करेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, तो 3 और 4 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर मैं 3 प्रश्न लेकर के आया हूँ। 4 + 5 करना है, दूसरा है 2 + 6 करना है, फिर 3 + 5 करना है। तो इसको आप करके देख सकते हैं अपने से। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, जैसे जो पहली संख्या है उस बिंदु पर आपको आ जाना है और वहाँ से जो जोड़ना है उतने कदम दाईं तरफ आपको बढ़ने हैं, दाहिनी तरफ चलना है, ये ध्यान में रखना है। जोड़ते समय दाईं तरफ चलते हैं और जब घटाते हैं तो बाईं तरफ चलते हैं।
ठीक है। तो जोड़ने के संदर्भ में अब जैसे यहाँ पर मैं एक आपको फिर से एक और उदाहरण बता देता हूँ। जैसे 4 है, 4 में 5 जोड़ना है, तो अब 4 पर आ जाएंगे और यहाँ से 5 कदम दाईं तरफ आगे इस तरह से आप बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर और आगे आपको ये बराबर के यूनिट्स बना लेने हैं, 8, 9, 10, 11, और उस संख्या रेखा पर आप इन सबको जोड़ करके देखें। आइए अब हम लोग चलते हैं घटाने की क्रिया को देखते हैं। देखिए प्रश्न है 7 में से 5 को घटाएं। 7 में से 5 घटाएं, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा जिसमें क्या है 7 तक हमने बनाया। अब क्या करें, 7 में से 5 घटाना है, तो अब हम 7 पर आ जाएंगे। अब क्या करें, घटाना है, तो घटाने के लिए हमको बाईं तरफ चलना होगा। और कितना कदम चलना होगा, जिसको घटाना है उतने कदम पीछे चल लीजिए, 5 कदम। ठीक है। 7 में से 5 घटाना है, तो 7 से हम बाईं तरफ 5 कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए 7 से 1 कदम आए, 6, 2 कदम पीछे, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम जहाँ आएंगे बस वहीं पर रुक जाएंगे। तो एक किस स्थान पर आ गए, 2। ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पर घटाने की क्रिया करेंगे। ठीक है। तो 7 - 5 करेंगे, कितना आता है, 2। देखिए दूसरे वाले आप 2 नंबर पर आप पहुंच गए हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से अभ्यास के लिए मैं 3 प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूं। आप इसको खुद से भी करके देख सकते हैं। देखिए 8 - 3 करना है, 6 - 2 और 9 - 6। इसको आप अपने से संख्या रेखा पर घटा करके अभ्यास करें। अब आइए हम लोग देखते हैं संख्या रेखा पर गुणा कैसे करते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा पर गुणा। और देखिए हमारा है 4 × 3। 4 × 3 का मतलब क्या, 3 4 बार। ठीक है, 3 4 बार। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक संख्या रेखा बनाते हैं और 3 यूनिट के, है ना, 3 जो इकाई है, 3 इकाई के 1 कदम मान लेते हैं। 3 इकाई का 1 कदम मान करके हम 4 कदम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर इस प्रकार से आप बना लेंगे संख्या रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आप बना लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यह जो 3 है जिसका गुणा हो रहा है, इतने यूनिट हम क्या करें, उतने यूनिट का 1 कदम हम लेते हैं। ठीक है। और दाईं तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 पहले ये 1 कदम। अब आगे फिर 3 का 1, फिर 3 का 1, फिर 3 का 1। इस प्रकार से कुल 4 कदम हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए 3 का 1 2 3 और ये इस प्रकार से 4 है ना, 3 कदम है ना, 3 कदम के बराबर के 4 कदम आप दाईं तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो एक बार में 3 कदम आगे बढ़े, फिर दूसरे बार में 3 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर तीसरी बार 3 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर चौथी बार 3 कदम आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पर आएंगे आप वही। ठीक है ना, 3 कदम के 4 बार आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, 12। और यही होता है 4 × 3 बराबर कितना होता है, 12 होता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3 को हम 4 बार जोड़ें, है ना। ठीक है। 3 + 3 + 3 + 3 कर देंगे तो भी 12 ही आएगा। वही यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। आपके लिए देखिए मैं प्रश्न अभ्यास के लिए प्रश्न लाया हूँ। आप 3 प्रश्न हैं यहाँ पर, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 2 × 6 यानी कि 6 कदम का 2 बार आपको बढ़ना है ना। ठीक वैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था 3 का 4 बार, वैसे ही इसमें है 3 का 3 बार आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर 2 कदमों को आपको 4 बार बढ़ना है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप अभ्यास करके खुद से देखें कि हम पूर्ण संख्याओं का गुणा संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल दिया, इसको आप ध्यान से देखें। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप इसको एक बार देखेंगे तो सीख जाएंगे। आइए चलिए अब हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह पूर्णांक संख्या, इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उसके साथ साथ जब हम जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको भी अगर हम जोड़ लें तो क्या हो जाता है, वह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है। तो देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याएं। ठीक है। जो पूर्ण संख्याएं उसमें देखिए 0 के साथ साथ सभी धनात्मक संख्याएं जुड़ी रहती हैं। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, केवल धनात्मक, ऋणात्मक और 0 संख्याओं को एक साथ सम्मिलित करने पर जो प्राप्त संख्याओं का समूह है वह हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है। या आप जो है सिर्फ इस तरह से कहेंगे कि ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के सम्मिलन से जो संख्या समूह बनता है वह हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है। तो ये आपका पूर्णांक संख्या
जो है वहाँ पर आप देखेंगे उसमें ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं को एक साथ अगर हम मिला दें तो वे क्या है, वह हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, ये सभी हमारे पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखें जितने भी, अब यहाँ पर देखिए 2-3 बातें पूर्णांक संख्या के संदर्भ में दिया हुआ है कि प्रत्येक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों से बड़ी होती है। ठीक है, जितनी भी धनात्मक के, देखिए 0 के दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, यह हमारी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो जितनी भी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जितनी भी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यह सब इन ऋण पूर्णांकों से बड़ी होती हैं। ठीक है, दूसरा, सभी धन पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, 0 से सभी बड़े होंगे। कौन से, ये जो धन पूर्णांक है 1, 2, 3, 4, 5, चाहे जो भी आप धन पूर्णांक ले लीजिए वह 0 से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए सभी ऋण पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं। जितने भी ये ऋण पूर्णांक हैं वे क्या है, 0 से छोटे होते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से याद कर लें। ये सीधे डायरेक्ट जो है कि यह एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं। आगे देखिए, किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। देखिए सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से समझें कि किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, वह जो पूर्णांक है उसका जो संख्यात्मक मान है, जो नंबर है, वही मान होता है। उदाहरण के लिए देखिए, 2 उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर हम -5 के हैं तो -5 का जो निरपेक्ष मान होगा वो क्या होगा, 5। ठीक वैसे ही +5 इसका भी निरपेक्ष मान 5 होगा। तो इस प्रकार से ये जो निरपेक्ष मान है उसे आप निकाल लेंगे। अब देखिए पूर्णांक संख्याओं के लिए संख्या रेखा ये इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ बीच में 0 हो जाएगा, दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। इसीलिए देखिए जब हम पूर्णांक संख्या के बारे में या उसकी परिभाषा को देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए इधर 0 से लेकर के इधर जितनी भी हैं ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं, और इधर ऋणात्मक है ना। तो ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। या आप इस तरह से कहेंगे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इनके मिलने से जो समूह संख्याओं का जो समूह बनता है वह पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है, वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी पूर्णांक संख्याओं के संदर्भ में बातें। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या, ठीक है, देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको कि हम p/q के रूप में लिखते हैं और जहाँ पर जो q होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखिए 1/2, 1/3, 3/5, 7/8, 2 सही 5/7, 9 सही 1/3, ये सब क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे ही देखें ये हमारी -2/7, -5/7, -3 सही 5/12, ये सब क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं, लेकिन कैसे हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, और इनको आप धनात्मक परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी परिमेय संख्याएं हैं ये सभी न तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, न ही पूर्ण संख्या होती है और ना ही पूर्णांक होती है। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, इस बात को भी आप याद कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े, और हम लोग यह भी देखें कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा संख्या रेखा पर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं, इनको जो है कि आप ध्यान से देखें। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं ये, और इससे संबंधित प्रश्न सीटेट और टेट में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो जल्दी ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखें, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, पीछे जा कर के देख लीजिए, निश्चित ही समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत आई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, तो हम उससे संबंधित दूसरी वीडियो आपकी समस्या को देखते हुए
अच्छे से मैं बनाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको वह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो को पसंद किए हों, पसंद आया हो, तो ज़रूर से इसे आप लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार देखे हैं, अगर उन्हें पसंद आता है और वे चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वह उन तक लगातार पहुंचती रहे, तो वे हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियोज़ उन तक पहुंचती रहें। और पूर्व में जितनी भी वीडियोज़ बने हैं आप देखेंगे, इसमें मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत से वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूं, तो वह भी आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।